हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जून महीने के सेकेंड वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 8 से लेकर के 14 जून के बीच में करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिनकी संख्या लगभग 50 से भी ज़्यादा है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि पिछले हफ्ते बने हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुबोध कुमार सिंह। तो सुबोध कुमार सिंह जो है, इनको राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि देश भर के अंदर विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम को कराने के लिए इसको बनाया गया था। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार सिंह। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। निम्न में से किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो महिलाओं का हॉकी में जूनियर एशिया कप हाल ही में हुआ है और इसमें भारत ने जीत लिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि भारत ने यहाँ पर दक्षिण कोरिया को फाइनल में हरा दिया था और इस तरीके से भारत ने पहली बार महिला जूनियर एशिया कप को जीत लिया है। आपको बता दूं कि ये जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, ये जापान के अंदर आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, जापान के अंदर, विजेता कौन बना है भारत और उप विजेता कौन है दक्षिण कोरिया। दिसंबर 2023 में निम्न में से कौन सा देश 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, जो कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, इसका 71वां संस्करण भारत में होने वाला है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 सालों के बाद जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है वो भारत में होने जा रही है। तो ये भारत में होने वाला है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको बता दूं कि 130 से भी ज्यादा कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेंगे। अभी के समय जो मिस वर्ल्ड हैं उनका नाम है कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड कंट्री की हैं। तो ये अपने जो इनका उत्तराधिकारी होगा उनको ये ताज पहनाएंगी इस इवेंट के अंदर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है, जिसका नाम है शक्ति? तो शक्ति नाम से एक महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। तो इस योजना के तहत क्या होगा, राज्य सरकार की जो भी राज्य सरकार के द्वारा संचालित बस सेवाएं हैं, उनमें महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। तो यात्रा पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। सो हमारा आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए थे और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सिद्धरमैया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये जो 3 देश हैं, भारत, फ्रांस और यूएई, इन तीनों कंट्रीज का पहली बार नौसेना अभ्यास हुआ है एक साथ, और ये इसका पहला संस्करण है जो कि ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपसे 2-3 चीजें पूछेंगे। एक तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, भारत, फ्रांस और यूएई। ये ओमान की खाड़ी में हुआ है। और तीसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना का जो जहाज गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस तरकश। आईएनएस तरकश। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ही कौन सा संक्षिप्त योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो सरकार ने वाई ब्रेक नाम से एक अभ्यास शुरू किया है। यहाँ पर आप इसको फोटो में भी देख सकते हैं, वाई ब्रेक एट वर्क प्लेस, यानी कि योगा एट ऑफिस चेयर। तो ये जो योग अभ्यास है, ये चेयर पर बैठे हुए ही किया जा सकता है। तो इसी कारण से इसको जो सरकार के कर्मचारी हैं उनको कार्यस्थल पर ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, वाई ब्रेक। भारत में 1 लाख रुपए प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक कौन सा बन गया है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि भारत में ऐसी वो कौन सी कंपनी है जिसके
एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए हो चुकी है। तो 1 लाख रुपए प्रति शेयर के मार्क को छूने वाली पहला स्टॉक बन गया है MRF। MRF जो कंपनी है ये टायर बनाने वाली एक कंपनी है और इसका पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री, लेकिन ये MRF के नाम से ही दुनिया भर में मशहूर है। तो इसी ने 1 लाख रुपए प्रति शेयर के मार्क को हाल ही में टच किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी भी बन गई है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे महंगे शेयर्स हैं उनमें MRF जो है वो टॉप 10 में भारत का एकमात्र स्टॉक है। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मर्सर नाम की संस्था के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 हाल ही में रिलीज किया गया है, जिससे पता चलता है कि दुनिया के कौन से शहर हैं जो कि रहने के लिए कितने महंगे हैं। तो इसमें पूरी दुनिया का जो सबसे महंगा शहर बताया गया है वो है हांगकांग। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे भारत का पूछा जाए कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई। मुंबई शहर को भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें टॉप 3 सिटीज की अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। नंबर 1 पर है हांगकांग, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर है ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर इसी तरीके से बॉटम 3 सिटीज की बात करें, यानी कि सबसे जो कम महंगे शहर हैं, उनमें सबसे नीचे है इस्लामाबाद जो कि है पाकिस्तान की राजधानी। इसको 227वें नंबर पर रखा गया है। फिर अगर हम भारत की बात करें, मैंने आपको बताया कि 227 शहरों को रैंक किया गया है। तो इनमें भारत के कितने शहर हैं? भारत के टोटल 6 शहर हैं। उनमें भी जो मुंबई है वो भारत का सबसे महंगा शहर है, क्योंकि इसकी ग्लोबल रैंक है 147। बाकी फिर नई दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे, ये सभी भारत के सबसे महंगे शहर हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तो इसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इसको प्रदान किया गया है। तो भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इसके द्वारा ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये ऐसे रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जिन्होंने अपने यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानक स्थापित किए हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन बना जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि असम में पड़ता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया है? कोमोडो 2023 नाम का एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है जो कि इंडोनेशिया की मेजबानी में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो इंडोनेशिया की नौसेना है वो इस बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास को आयोजित करती है। तो कोमोडो 2023 के अंदर 36 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय नौसेना भी थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज गया था? तो भारतीय नौसेना का जहाज जो है INS सतपुड़ा, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जिस तरीके से इंडोनेशिया के द्वारा कोमोडो नाम का अभ्यास किया जाता है, इसी तरीके से भारत के द्वारा भी एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास आयोजित होता है जिसको बोलते हैं मिलन। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। 7 जून 2023 को DRDO ने किस स्थान से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसको अग्नि P मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। और आपको बता दूं कि इसके सतह पर मार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सतह से इसको लॉन्च किया जाता है और सतह पर ही किसी टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का जो टेस्ट किया गया है सफलतापूर्वक, वो ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्ब्स की साल 2023 के लिए द ग्लोबल 2000 सूची में भारतीय कंपनियों में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 2000 सबसे जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी लिस्ट निकाली है और इन 2000 कंपनियों में से भारत की जिस कंपनी ने, यानी कि जो भारत की इसमें कंपनियां शामिल हुई हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे 2000 की लिस्ट में भारत की सिर्फ 55 कंपनियां ही शामिल हुई हैं। अब इन 55 कंपनियों में से जो भारत की कंपनी ने टॉप किया है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी ग्लोबल रैंक है 45। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज।
अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक बारी फिर से बताता हूँ। फोर्ब्स जो पत्रिका है इसने हाल ही में एक लिस्ट निकाली है, दुनिया की 2000 सबसे जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी लिस्ट निकाली है। इन टोटल 2000 कंपनियों की सूची में से भारत की 55 कंपनियां शामिल हुई हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये भारत की कंपनियां कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि पूरी 2000 के लिस्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी थी। तो वो है जेपी मॉर्गन, जो कि आप जानते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। तो जेपी मॉर्गन जो है उसको इसमें नंबर 1 पर रखा गया है पूरे 2000 कंपनियों की सूची में, और ये अमेरिका में है। फिर दूसरे नंबर पर है सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है। तीसरे, चौथे और पांचवे इन स्थानों पर चाइना की कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं आईसीबीसी, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना। तो ये दुनिया के 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं फोर्ब्स की 2000 की लिस्ट में। फिर इसके अलावा अब अगर हम भारत की बात करें, मैंने आपको बताया कि भारत की टोटल 55 कंपनियां इन 2000 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। तो उनको अगर हम भारत में रैंक करें तो भारत की पहली जो सबसे बड़ी कंपनी आएगी वो होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसकी ग्लोबल रैंक जो है उसमें पोजीशन है 45वीं। यानी कि ये भारत की तो सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन पूरी दुनिया की ये 45वीं सबसे बड़ी कंपनी है। सेकेंड नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी रैंक है 77। तीसरे नंबर पर है एचडीएफसी बैंक, जिसकी रैंक है 128। तो टॉप 100 के अंदर भारत की दो ही कंपनियां हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके मालिक है मुकेश अंबानी, और दूसरी भारत की एक सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक और पांचवें नंबर पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी। 8 जून 2023 को जम्मू के अंदर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हाल ही में उद्घाटन किया गया है जम्मू के अंदर, और इसका उद्घाटन 3 लोगों ने संयुक्त रूप से किया है। एक तो हैं जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उसके अलावा 2 भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंच ओपन जो है ये टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से दूसरा टूर्नामेंट होता है। टेनिस के जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उन्हीं को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, और उनकी संख्या टोटल 4 है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और सबसे आखिर में होता है यूएस ओपन। तो अभी जो सेकेंड टूर्नामेंट हुआ है फ्रेंच ओपन ये समाप्त हो चुका है। तो इसमें विजेताओं के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, इसमें पुरुष एकल को किसने जीता है? तो पुरुष एकल को जीता है नोवाक जोकोविच ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को फाइनल में हरा दिया है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो वुमेन सिंगल्स को जीता है ईगा स्वियातेक ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आज के समय ये महिलाओं में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और ये पोलैंड की है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? इन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की एक खिलाड़ी को हराया जिनका नाम है कैरोलिना मुचोवा। तो एक बार मैं आपको दोनों को फिर से बताता हूँ। फ्रेंच ओपन 2023 जो ग्रैंड स्लैम हुआ है इसमें पुरुष एकल को जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं, और इन्होंने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। और ये भी आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच का ये ओवरऑल 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी कि जो चारों ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बताए थे उन सभी में 23वीं बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। इसी तरीके से अगर हम महिला एकल की बात करें तो महिला एकल को जीता है ईगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है, और इन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराया है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जो ईगा स्वियातेक हैं ये इनका ओवरऑल चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहेगी? मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 6.3%, ऐसा बोला है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, और इसका मेन काम है कि जो सदस्य देश हैं इसके उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिका की राजधानी में है, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के अभी अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अजय बंगा, और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं।
तो भारतीय मूल के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन के अंदर आप जानते हैं टोटल 6 अंग हैं, तो उन्हीं में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसमें कुल मिलाकर के 15 मेंबर होते हैं। अब इन 15 में से 5 तो होते हैं अस्थायी सदस्य, यानी कि परमानेंट मेंबर, जिनके बारे में कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो है रूस, फिर उसके बाद है चीन, तीसरा है फ्रांस, फिर उसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 देश हैं इसके परमानेंट मेंबर। फिर इसके जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं, क्योंकि ये अस्थायी हैं तो इनको सिर्फ 2-2 साल के लिए ही चुना जाता है। जो भी कंट्री अस्थायी सदस्य बनेगा उसकी सदस्यता 2 साल की ही होगी। तो अभी 1 जनवरी 2024 से 5 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको चुना गया है, वो अगले 2 सालों के लिए अध्यक्ष होंगे। 5 कंट्रीज। अब ये 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये हैं अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भारत का नाम नहीं है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के अलावा जो अन्य कंट्रीज हैं, ये यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बन जाएंगे 1 जनवरी 2024 से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीएसएफ है वो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा करता है। तो बीएसएफ के हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नितिन अग्रवाल। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जो बीएसएफ है इसकी स्थापना की गई थी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1965 के अंदर, तो उसी के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। किस देश में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? सबसे पहले आपको बता दूं, बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो बसे हुए देश हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक को बनाया गया था साल 1997 के अंदर। ढाका में इसका मुख्यालय यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में। और अभी इन जो बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि ऊर्जा सहयोग के लिए जो बिम्स्टेक केंद्र बनाया जाएगा वो भारत में बनाया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया है? तो क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट का जो विश्व चैंपियनशिप हाल ही में हुई है उसके अंतर्गत विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया की टीम। यहाँ पे फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से इंडिया को हरा दिया है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब पहली बार हासिल किया है। एक्चुअल में ये जो चैंपियनशिप है ये 2 ही बार अभी तक हुई है। सबसे पहले पिछली बार हुआ था 2021 में, तो उसमें विजेता बना था न्यूजीलैंड, और अभी सेकेंड टाइम 2023 में हुआ है और इसमें विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो फाइनल मैच ओवल क्रिकेट ग्राउंड जो कि लंदन में है वहाँ पे खेला गया था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से इंडिया को हरा कर जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये पहला खिताब था इस चैंपियनशिप के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर विनर के रूप में ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसको 1.6 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी मिली है। इसी तरीके से भारत को उप विजेता के तौर पर 8 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये दुनिया का पहला देश बन गया है, दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है जिसने तीनों फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट्स के खिताब जीत लिए हैं। यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप को भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, ओडीआई जो वर्ल्ड कप होता है उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 5 बार जीता है, और टी20 वर्ल्ड कप को भी 1 बार जीता है। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मेट के जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसको जीतने वाला एकमात्र टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। फिर ये बात मैंने आपको बताई दी है कि ये इसका सेकेंड एडिशन था और पहला जो एडिशन हुआ था उसको जीता था न्यूजीलैंड की टीम ने। निम्न में से कौन से देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो फतेह नाम की जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है इसको बनाया है ईरान देश ने।
अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा इसके बारे में, पहले भी मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपको ये बताया था कि खैबर बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको ईरान ने लॉन्च की है, तो उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ईरान ने ही हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, इनकी स्पीड जो होती है वो ध्वनि की स्पीड से 5 गुने से भी ज़्यादा होती है। इस कारण से इनको इंटरसेप्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो ईरान ने जो अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, उसका नाम रखा गया है फतेह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और इसका मेन काम है कि दुनिया भर में जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो अस्थायी समिति की 8वीं बैठक हुई, वो हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है, क्योंकि वर्तमान समय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष है वो अपना भारत ही है। तो इसी कारण से भारत के जो विद्युत मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हाल ही में गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया? तो आप जानते हैं कि हाल ही में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 4 जून को यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ है जो कि गुजरात राज्य का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गुजरात का पहला जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ है वो हाल ही में अहमदाबाद शहर के अंदर आयोजित किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसी सम्मेलन के दौरान गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम की भी शुरुआत की गई है, जो कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात सरकार की एक पहल है। निम्न में से किस भारतीय शहर ने बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है? तो बिम्स्टेक में मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द बसे 7 देशों का ये एक समूह है, ढाका में इसका मुख्यालय है। तो इन देशों का आर्थिक सहयोग के लिए जो हाल ही में बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव हुआ है वो आयोजित किया गया भारत के कोलकाता शहर के अंदर। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में यह इवेंट आयोजित किया गया है। हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत के अंदर पहली बार ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हाल ही में हुआ है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए और जो जनजातीय लोग हैं उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसने ओडिशा सरकार के साथ में मिल करके इस पहल की शुरुआत की है। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। इस खेल आयोजन में भारत के 26 राज्यों के लगभग 5,000 से भी ज्यादा आदिवासी एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर आपसे पूछें कि इसमें नंबर 1 कौन सा राज्य रहा फाइनल में, तो जो ओडिशा राज्य है उसने दोनों ही में यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों कैटेगरी के अंदर समग्र रूप से चैंपियन बना है। निम्न में से कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के अंदर समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, ओडिशा में ही इसका आयोजन किया गया था और ओडिशा ही यहाँ पर चैंपियन बना है। जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एक डैम काफी चर्चा में रहा जिसका नाम है नोवा काखोव्का बांध। नोवा काखोव्का बांध जो है ये 6 जून को एक विस्फोट में नष्ट हो गया। आपको बताना है कि ये किस देश में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूक्रेन। तो नोवा काखोव्का डैम जो है ये यूक्रेन के अंदर स्थित था। यूक्रेन का जो खेरसान प्रांत है वहां पे नीपर नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया था। इस डैम को 1956 के अंदर बनाया गया था, लेकिन हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के चलते रूसी सेना के द्वारा इसको एक विस्फोट में नष्ट कर दिया गया। ये डैम काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये यूरोप के सबसे बड़े डैम्स में से एक था और बांध टूटने की वजह से रूस और यूक्रेन के जो कब्जे वाले एरियाज हैं वहां पर बुरी तरीके से वो जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो गए। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस डैम के जरिए पेयजल की भी आपूर्ति की जाती थी, सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती थी और यूक्रेन का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको ठंडा करने के लिए भी इसी के जरिए पानी प्रदान किया जाता था। तो यूक्रेन के अंदर ये स्थित था। हाल ही में रूस की सेना के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय ने पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा के अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है? यानी कि पेरिस डायमंड लीग के अंदर पुरुषों की लंबी कूद में कांस्य पदक किस भारतीय ने जीता है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मुरली श्रीशंकर।
मुरली श्रीशंकर भारत के एक मशहूर लंबी कूद के खिलाड़ी हैं और इन्होंने यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट में 8.09 मीटर की छलांग लगाई और इस तरीके से पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है मुरली श्रीशंकर। 4 से लेकर के 6 जून तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में 2 देशों की राजकीय यात्रा पर गई हुई थी। एक तो है सूरीनाम जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है और दूसरा है सर्बिया। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सर्बिया जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का देश। तो इन दोनों देशों की यात्रा हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करी है और एज ए प्रेसिडेंट ये द्रौपदी मुर्मू की इन देशों की पहली यात्रा भी है। अब इन दोनों यात्राओं में क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 से लेकर के 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया का दौरा किया। ये राष्ट्रपति के रूप में इन देशों की उनकी पहली यात्रा थी। यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 4 से लेकर के 6 जून तक सूरीनाम का दौरा किया। एक्चुअल में सूरीनाम के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया था और उसी समारोह में इनको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। यहाँ पे जो समारोह हुआ था उसका नाम है 1873 में सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह, यानी कि 150 साल पहले 1873 में भारत के कुछ लोग सूरीनाम की यात्रा पर गए हुए थे। तो उसी भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह का हाल ही में आयोजन किया गया था और चीफ गेस्ट के तौर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट किया गया था। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो उन्होंने ही इनवाइट किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम को विजिट किया। इसी समारोह के दौरान सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया और इस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। फिर यात्रा के दूसरे चरण में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया को भी विजिट किया क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुशिक, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को इनवाइट किया था। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारत में पहली बार नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसका मेन मकसद ये है कि भारत के अंदर सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। तो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन हुआ है जिसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि 5 मार्च 2023 को इस योजना की घोषणा करी थी वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है जिसमें मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए उनके खातों में दिए जाएंगे। 1000 रुपए। तो हाल ही में क्या हुआ है 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो उसी कारण ये योजना न्यूज में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो भारत में फूड सिक्योरिटी के मामले में कौन से राज्य कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उसी के आधार पर यह रैंकिंग बनाई जाती है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा के मामले में यहाँ पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 अलग अलग पहलुओं पर रैंक किया गया और उसके बाद जो रैंकिंग बनाई गई उसमें बड़े राज्यों में केरल राज्य ने टॉप किया है। सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंडेक्स के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बड़े राज्य, बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप किया है केरल राज्य ने। इसमें दूसरे नंबर पर आया था पंजाब, तीसरे पर तमिलनाडु। फिर छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पे गोवा राज्य ने टॉप किया है। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसने फूड सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो बस आपको यहाँ पर कम से कम टॉप का नाम याद रखना है। बड़े राज्यों में केरल राज्य, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में है जम्मू एंड कश्मीर। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर के अंदर शांति समिति का गठन किया है? तो मणिपुर के अंदर हाल ही में जो वायलेंस हुआ उसके चलते मणिपुर राज्य के अंदर शांति समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं मणिपुर के राज्यपाल। और मणिपुर के राज्यपाल अभी कौन है?
अनुसुईया उइके, जो कि पहले छत्तीसगढ़ में थी, अभी इनको मणिपुर का राज्यपाल कुछ समय पहले बनाया गया था। तो इन्हीं की अध्यक्षता में मणिपुर के अंदर एक पीस कमेटी का गठन किया गया है। हाल ही में भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो 29 मई से लेकर के 1 जून के बीच में मणिपुर के दौरे पर गए हुए थे और उसी दौरान उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए शांति समिति का गठन किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट है और एशिया लेवल पर होता है। तो इस बार ये होने वाला है श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 2 कंट्रीज इसके मेजबान हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। यहाँ पे टोटल मिला करके 13 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से ज्यादातर यानी कि 9 मैच श्रीलंका के अंदर होंगे, बाकी 4 मैच पाकिस्तान के अंदर भी खेले जाएंगे। आपको यहाँ पर बता दूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 6 टीमें शामिल होंगी, जिसमें भारत भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सभी देश इसमें शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं और आरबीआई का जो गवर्नर होता है, जो कि समय शक्तिकांत दास हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही मौद्रिक दरों को भारत में डिसाइड किया जाता है और अभी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की गई है। और आपको ये भी याद रखना है कि हर 2 महीने के बाद इसको रिव्यू किया जाता है। तो वित्त वर्ष 2023-24 की जो दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति आई है, उसके अनुसार रेपो रेट वर्तमान समय में है 6.5%। जितना पहले था उतना ही अभी है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा आप बाकी रेट्स को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और एमएसएफ ये दोनों है 6.75%, एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो है 6.25%। फिर ये 2 रेशियोज भी आपको याद रखने हैं। कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर बोलते हैं, ये है 4.5% और एसएलआर है 18%। फिर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आरबीआई का जो अनुमान पहले था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत 6.5% की दर से बढ़ेगा, उतना ही अनुमान आरबीआई ने बरकरार रखा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। भारत ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ में $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ज्यादातर लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही लेता है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एशिया क्षेत्र के विकास के लिए है और इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। तो अभी एडीबी के साथ में भारत सरकार ने एक समझौता किया है, $130 मिलियन का समझौता है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। निम्न में से कौन सा वो देश है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिटेन ने हाल ही में अनाउंस किया है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि ऋषि सुनक, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि इस साल के अंत तक जो ब्रिटेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो यहाँ पर जो वैश्विक नेता हैं वो आएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो एशिया लेवल पर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है वो आयोजित की गई दक्षिण कोरिया के इचियोन शहर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब ये जो चैंपियनशिप हुई इसमें भारत ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है और भारत ने ओवरऑल 19 मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं पदक तालिका में भारत जो है वह तीसरे नंबर पर है और भारत ने कुल मिलाकर के 19 पदक जीते हैं। भारत के जिन खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो हैं सिद्धार्थ चौधरी, ये आपसे पूछ सकते हैं सिद्धार्थ चौधरी जो हैं इन्होंने पुरुषों के गोला फेंक इवेंट के अंदर यानी कि जिसको शॉटपुट बोलते हैं उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। फिर पुरुषों के
डिस्कस थ्रो के अंदर, जिसको चक्का फेंक भी बोलते हैं, इसमें भारतप्रीत सिंह जो है उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। फिर पुरुषों के डेकाथलॉन स्पर्धा के अंदर सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं के 400 मीटर रेस के अंदर रेजुआना मलिक हीना ने स्वर्ण पदक जीता है। और इसी तरीके से महिलाओं के 1500 मीटर की रेस के अंदर लक्षिता विनोद संडीला ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये आप देख सकते हैं, ये मिक्स्ड इवेंट के अंदर मिला है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको इस चैंपियनशिप के बारे में याद रखना है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में आधार कार्ड को मैनेज करता है, उसके नए CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल UIDAI के नए CEO बन गए हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। और अभी के समय अगर मैं आपसे पूछूं कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो एक महिला है। और इनफैक्ट इटली के इतिहास में वो पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी। जियोर्जियो मेलोनी इटली की मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी में आयोजित किए गए ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? शूटिंग का जो जूनियर लेवल का वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है, वो जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया है। और इस इवेंट के अंदर भारत ने कुल 15 मेडल जीते हैं, टोटल मिलाकर के 15 मेडल। और यहाँ पे भी भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जो कि सुहल जर्मनी में आयोजित किया गया है। यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया ने ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, टोटल 15 मेडल के साथ में। यहाँ पर भारत के जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जिताया है उनके नाम हैं संयम जो है, ये एक महिला है। इन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। धनुष श्रीकांत जो है, इन्होंने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है। अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों के 25 मीटर पिस्टल के अंदर जीता है। बाकी भारत को टीम इवेंट के अंदर मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से इवेंट के अंदर भारत को ये गोल्ड मेडल मिले हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मुंबई शहर के अंदर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किस दिन को नो हॉकिंग डे के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 जून। तो इस दिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों को अनावश्यक हॉर्न बजाने से रोका गया। तो 14 जून को नो हॉकिंग डे मनाया गया है मुंबई शहर के अंदर। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल नाम से एक ऐप की शुरुआत की है? तो इंडिया लीगल नाम की जो ऐप है, ये भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकट चलैया के द्वारा शुरू की गई है, जिसका मेन मकसद है कि देश के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना। तो 6 भारतीय भाषाओं में ये एप्लीकेशन उपलब्ध है, तो जिसके जरिए लोग आसानी से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो MN वेंकट चलैया ने इसको लॉन्च किया है, जो कि भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्बिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्बिया जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पे हाल ही में भारत के अगले राजदूत नियुक्त की गई है एक महिला, जिनका नाम है शुभदर्शिनी त्रिपाठी। शुभदर्शिनी त्रिपाठी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति सर्बिया की यात्रा पर भी गई हुई थी। अभी इसी हफ्ते कुछ कंट्रीज के अंदर भारत के नए एम्बेसडर और हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि एक हैं विपुल जो भारत के राजनयिक हैं, इनको कतर देश के अंदर भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। शुभदर्शिनी त्रिपाठी, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सर्बिया देश के अंदर इनको भारत का राजदूत बनाया गया है। नीलाक्षी शाह सिन्हा जो है, ये भी एक महिला है और इनको जॉर्जिया देश के अंदर भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर शिल्पक N अम्बोले, इनको उच्चायुक्त बनाया गया है सिंगापुर देश के अंदर। और युगांडा देश के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त बना दिया गया है उपेंद्र सिंह रावत को। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड किया है कि राज्य के जो भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको 10,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और उन्होंने ही डिसाइड किया है कि राज्य के जो भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं, चाहे फिर
पद्मश्री हो, पद्म भूषण विजेता हो या फिर पद्म विभूषण विजेता हो, सभी को हर महीने 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से देश ने फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? फुटबॉल के अंदर अंडर-20 लेवल का पुरुषों का वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है और इसको जीत लिया है उरुग्वे देश ने। उरुग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसने हाल ही में फाइनल के अंदर इटली को हरा करके अपना पहला खिताब जीत लिया है। तो उरुग्वे ने पहली बार अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप को जीता है और इसने फाइनल में इटली देश को हराया है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं और लोगो में लिखा हुआ है अर्जेंटीना 2023, क्योंकि अर्जेंटीना में इसका आयोजन किया गया था। तो आयोजन अर्जेंटीना में हुआ, विजेता बना है उरुग्वे और इटली जो है वो उप विजेता बना है। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जून महीने के सेकेंड वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं और थीम भी इनकी सभी की है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे। इसकी थीम है प्लैनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग। फिर 8 जून को ही मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसकी थीम है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। फिर 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम को रोकने के लिए दिवस होता है। इस बार की थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। फिर 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म जो बीमारी होती है ये एक आनुवंशिक बीमारी है और इसमें शरीर के अंदर मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है जिससे स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसकी थीम क्या है? इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। फिर 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसकी थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस स्थान पर एक कार्यक्रम में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन जो है ये आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है और यहीं पर वो घटना हुई थी जब महात्मा गांधी को ट्रेन के एसी कोच से एक यूरोपीय ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वहां पर अश्वेत लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी प्रेरित हुए कि वो सत्याग्रह करें। तो ये जो घटना हुई थी ये 7 जून 1893 को हुई थी और इस अवसर पर हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया था। तो भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है INS त्रिशूल। इसको इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका में तैनात किया गया था। जेनेवा में हुए चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो जेनेवा जहां पर WHO का हेडक्वार्टर है, WHO के मुख्यालय में ही हाल ही में चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और यहाँ पर एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो इसी फिल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है राजस्थान की वंदिता सहरिया ने। राजस्थान की वंदिता सहरिया के इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड दिया गया है। युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो युगांडा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पे भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है उपेंद्र सिंह रावत को। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महिला और बाल विकास मंत्रालय और निम्न में से किस कंपनी ने अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किया है? नए भारत के सपने इस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय और मेटा कंपनी के द्वारा। मेटा वही कंपनी है जिसको पहले फेसबुक बोलते थे, लेकिन मेटा अब उसका नया नाम है। तो मेटा कंपनी ने और भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर के नए भारत के सपने नाम से एक अभियान शुरू किया है।
ये जो अभियान शुरू किया गया है इसका मेन मकसद है कि 16 से लेकर के 18 साल की आयु के बीच के जो युवा हैं उनको भविष्य के लिए उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स के माध्यम से शेयर करें। तो इसी कारण से नए भारत के सपने नाम का ये अभियान शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर है मेटा। हाल ही में किस राज्य के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में लंदन के अंदर इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें भारत के 5 बिल्डिंग्स को भी सम्मानित किया गया है। ये पांचों बिल्डिंग्स हैं तेलंगाना राज्य के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं जिनको सम्मानित किया गया है। ये सभी तेलंगाना में है। एक तो है हेरिटेज कैटेगरी में दिया गया है मोज्जम जाही मार्केट को, ये भी तेलंगाना में है। ब्रिज कैटेगरी में दिया गया है दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज को। तेलंगाना राज्य का जो सचिवालय भवन है उसको भी चुना गया है एस्थेटिकली डिजाइंड ऑफिस एंड वर्क स्पेस बिल्डिंग कैटेगरी के अंदर। तेलंगाना पुलिस का जो एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर है उसको यूनिक ऑफिस कैटेगरी में चुना गया है। और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जिसको यदाद्री मंदिर भी बोलते हैं, इसको एक्सीलेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कैटेगरी के अंदर चुना गया है। रक्षा मंत्रालय ने रेडियो रिले कंटेनरों की आपूर्ति के लिए किस स्वदेशी फर्म के साथ में 500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत की जो सेना है उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए रेडियो रिले कंटेनरों की आपूर्ति के लिए भारत की ही एक स्वदेशी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ रुपए का है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ में किया गया है वो हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है आईकॉम टेली लिमिटेड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं जो कि इसी वीडियो पर आधारित हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देने हैं। तो फाइनली हम लोगों ने जून महीने के सेकेंड वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।